तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर, ठीक है, कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आप लोग के लिए है। अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आपका टारगेट 95% का और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में जो वो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा कि इसके बाद आप लोगों को कोई प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना प्रश्न मैं बताऊंगा उतना अगर प्रश्न आप याद कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन से नोट कीजिएगा और उसे अच्छे से तैयार करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर कराए जा रहे हैं और टारगेट हम लोग का 95% है। उसी के बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हम लोग से बचे नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। देखिए, ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वियना कांग्रेस, जो वियना कांग्रेस सम्मेलन है, उसको बताना है कब और कहाँ हुआ है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों है तो कम से कम आपको 3 पेज तो मान के चलिए, दो पेज या 3 पेज में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात बताऊं कि अगर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो एग्जामिनर किस पे ज़्यादा नंबर देगा, तो देखिए जो प्रश्न पूछा रहता है ना उसको लिखना पड़ता है। वियना कांग्रेस सम्मेलन देखिए कब, इस सन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये जो 2 वर्ड होगा उसको आप ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर तो कॉपी चेक करेगा तो उनके पास उतना समय रहता नहीं है कि वो पूरा लाइन पढ़े। जो प्रश्न दिया रहेगा उसी को फोकस करते हैं। अगर प्रश्न दिया है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो कब, उसका सन देखेंगे, कहाँ हुआ, और बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो नंबर आपको फुल मिल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये कहना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है, ठीक है, कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालना है, ठीक है, कि इटली के एकीकरण में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर करके जानी है। प्रश्न नंबर दूसरा, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालना है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें भी जो मेन पॉइंट होगा उसमें आप लोग हेडिंग वगैरह अच्छे से डाल लीजिएगा। और प्रश्न नंबर तीसरा जो है वह है कि गांधी जी का नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया कि गांधी जी का नमक जो यात्रा का वर्णन करना है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपको किसी के मतलब आपके बुक में आसानी से मिल जाएगा। आपके बुक में ही सही लिया गया है प्रश्न सारे, ठीक है, तो बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर से आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर चौथा की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण को लिखे। जो भारतीय राष्ट्रवाद हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो उनके 3 कारण लिखे। किन कारणों की वजह से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय हुए हैं, ठीक है। तो 3 कारण भी लिखना है और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के विषय में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अब तक मैंने 4 प्रश्न आप लोगों को बता दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए। प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार, अधिक बार, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आपको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना, समझ रही है। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा वादा है आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंतर्गत ही रहेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पे एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से कवर करके चले जाना है, ठीक है। देखिए क्या है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा याद मत करना पड़ता है आप लोगों को, पूरा याद मत कीजिएगा। एक बार लाइन पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हाँ महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर किस प्रकार निबंध लिखना है, उसी प्रकार आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6वां, उस तरह याद करने लगेंगे तो किसी को याद नहीं होता उस प्रकार, ठीक है, लाइन बाय लाइन। प्रश्न नंबर 6वां है कि महामंदी का क्या आशय। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण लिखिए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। देखिए, तो महामंदी का क्या आशय है, ठीक है, क्या कारण है, ये लिखना है। आप प्लस इसके मुख्य 2 कारण बताइए, ठीक है, इसके 2 कारण भी बताना है और इसके 2 प्रभाव भी लिखना है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको तीनों चीज़ देखेगा आप लोगों को उस कॉपी में, आप लोगों को, ठीक है, कि महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 कारण भी देखेगा और इसके 2 प्रभाव भी देखेगा। यही चीज़ अगर उसको आपको कॉपी में मिल गया तो पूरा फुल मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न नंबर 6 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 7वें की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 7वां है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। देखिए पहला बात कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, तो पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या किसे कहते हैं उसे लिखना पड़ेगा। फिर मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कितने कारण हो सकते हैं उन्हें लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए सभी अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरा वादा है आप लोगों से। प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया ना। चलिए इसमें आइए प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या कहना है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, ठीक है भाई। मैं एग्ज़ाम यहाँ पे कम से कम 5-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग। यहाँ पे पेपर में देखा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसे किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया ना। यहाँ पर इसे जरूर याद कर लीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 3 समस्याओं, ठीक है, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख करना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 10 जो याद करके जाना आपको कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, ठीक है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर क्या लिखना है, संक्षेप में लिखना है, ठीक है। तो भाई अच्छे तरीके से संक्षेप में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखना है। आपकी बुक में प्रश्न मिल जाएगा, एनसीईआरटी के बुक में, अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 10वां भी अच्छे तरीके से क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां अगर क्लियर हो गया है तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 11 यह है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा के क्या गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। अब भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एग्जामिनर आपके जब कॉपी में ढूंढेगा, ठीक है, कि भाई ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आपने क्या लिखा है और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। यही 2 लाइन देख के आपको कॉपी चेक कर देगा, फुल मार्क्स दे देगा। तो इनको तो आपको किसी कीमत पे लिखना है। देखिए कुछ भी लिखें चाहे ना लिखें, आप बीच में कुछ भी लिख सकते हैं कि जो प्रश्न पूछा है उसको आप अच्छे तरीके से याद कर पाए उस पॉइंट को, ठीक है। उसी पे आप लोगों को नंबर मिलने वाला है, समझ रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 12 जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 12 यह है कि भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। भारत में संचार के साधनों को क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप लोग कर देंगे अच्छे तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विश्वास है कि भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए, कर लेंगे। अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो उसको, ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो अपने माध्यम से आप इसको बनाकर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 12 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, ठीक है। और 2 तर्क दीजिए। तो पहले तो आपसे एग्जामिनर ये देखेगा कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, ये पॉइंट आपको ढूंढेगा, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। फिर उसके देखेगा 2 तर्क दिए हैं कि नहीं आप। अगर ये 2 चीज़ आपको मिल जाता है तो पूरा फुल मार्क्स आपको समझ लीजिए मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, आप इसको तैयार करके जाइएगा। इग्नोर करेंगे तो भाई आपको पेपर में छूट जाएगा, तो फिर आप हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। इसको आप देखिएगा, ध्यान में रखते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर कीजिए। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। संगठित और किस में, असंगठित क्षेत्रों में क्या अंतर स्पष्ट करना है, इन दोनों में अंतर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। एक बार संगठित पढ़ लीजिएगा, एक बार असंगठित। तो एक बार इधर संगठित लिख लीजिएगा, इधर असंगठित, तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा इनके क्षेत्रकों में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 14, ठीक है। तो इसको याद करके जाइएगा किसी कीमत पे, समझ रहे हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मात्र 15 प्रश्न ही आपको याद करके जाना है। कह रहा है कि भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत में विदेशी व्यापार,
भारत में कौन सी विदेशी व्यापार की कितनी विशेषताएं, 3 विशेषताओं की व्याख्या करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 3 प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना। सबसे पहले तो भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। 3 विशेषता की हेडिंग डाल के 1 2 3 अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर वो लिख देते हैं आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा तो है प्रश्न है नहीं, टोटल मैंने 15 में पूरा आप लोगों को सामाजिक विज्ञान खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो 15 में से कम आप लोगों का दो तो ही पूछता है, मतलब कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से तो 2 या 3 तो फंसने ही वाले हैं। क्योंकि देखिए हिस्ट्री के भी आप लोगों की दीर्घोत्तरी रहेंगे, इकोनॉमिक्स के भी आ जाता है, सिविक्स के भी आ जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र भी आ जाते हैं, तो आप कवर हो जाएगा इसमें सारे। मैंने सब्जेक्टों का दीर्घोत्तरी प्रश्न इसमें आप लोगों को बताया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन प्रश्न 15 को तैयार कर लेते हैं ना, टोटल 15 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर में कोई दिक्कत नहीं होगी जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे सभी वीडियो जो उपलब्ध हैं आगे से, और उसे खोलकर आप सारे वीडियोज़ को पढ़िए, ठीक है। वादा करता हूँ 95% से कम नहीं आएगा, अगर जिस प्रकार में पढ़ाऊँ, अगर वो चीज़ आप तैयार कर लेते हो तो। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।